हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो आज हम टॉपिक करेंगे स्वयं, मूक, पीएम ई विद्या, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर वन में देखने को मिलते हैं। तो आपने अच्छे से इस क्लास में सुननी है, चीज़ें समझनी है, और जो भी आपको इस क्लास में करवाया जा रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। पेपर वन की यूनिट वन की क्लास एट्थ आज है। 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आप आई बटन पर अभी लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिमुलेशन मॉडल ऑफ टीचिंग। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो, जो एक तरह से ये एक टीचिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो एक तरह से ट्रेनीज होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग की, तो उनको एक सेफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे ने भी डीएलएड की होगी या मान लो बीएड की होगी, तो उनको माइक्रो टीचिंग की क्लासेस जो है लगाना कंपल्सरी होता है। वहां पर क्या किया जाता है, मान लो ये कॉलेज है, उसी कॉलेज में एक रूम होता है और यहाँ यहीं पर जो है कॉलेज के जो स्टूडेंट बैठे होते हैं, और एक स्टूडेंट एक तरह से आर्टिफिशियली टीचर बनकर अपना लेक्चर डिलीवर करता है, और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो छोटे बच्चे बनने का एक रोल प्ले करते हैं और एक तरह से सुनते हैं। तो ये है कि ये क्यों की जाती है चीज़ें, ताकि जो टीचर जो मिस्टेक कर रहा है वो चीज़ें देखी जा सके, फिर कॉन्फिडेंस बन सके, इसलिए वो चीज़ें की जाती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल और चीज़ें बताता हूँ आपको, कि एक तरह से मान लो किसी स्टूडेंट को 40 से 50 स्टूडेंट की क्लास दे दी जाए, तो वो उसको एक तरह से कैसे वो उसको मैनेज करेगा? फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एकदम से स्कूल में जाएगा टीच करने, तो गलतियाँ तो होंगी। पर इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, जो सिमुलेशन जो क्लासरूम एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है? जो सिमुलेशन टीचिंग कहते हैं जिसको, तो उसमें सारी आर्टिफ़िशियल चीज़ें होती है, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है। फिर वहाँ पर वो चीज़ें सीखता है कि स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, फिर अगर किसी स्टूडेंट को आंसर नहीं आ रहा है तो हमने कैसे रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर सीखता है। और साथ में जो क्लास में डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन रखना है। मतलब एक रियल जो क्लासरूम होता है, वैसे सिचुएशन क्रिएट करनी है और प्रैक्टिस करनी है, वो भी हमने एक तरह से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर। तो हम पहले एक तरह से ये मान लो, एक तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये स्कूल है, तो स्कूल में हम एक तरह से अगर टीचर बनते हैं तो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में हमने एक तरह से हमें टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है गवर्नमेंट स्कूल में जाकर या प्राइवेट स्कूल में जाकर। तो वही एक तरह से हमारी एक तरह से सिमुलेशन टीचिंग भी कहलाती है, कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जाके हम अच्छे से टीच कर पाते हैं, और जो हमारी मिस्टेक है वो थोड़ी-सी कम हो पाती है। ठीक है? तो एक तरह से हम बोलेंगे जो सिमुलेशन जो एक तरह से टीचिंग है, वो प्रैक्टिस प्लस सेफ एनवायरनमेंट और फीडबैक, ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है? अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट है कि जो टीचर का रोल क्या होता है इसमें, ठीक है? अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि सिमुलेशन में जो एक तरह जो टीचर है वो क्या-क्या चीज़ें करता है? वो टीचर स्टूडेंट को क्लियरली बताता है सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो शुरू करने से पहले, तो बताता है कि सिमुलेशन क्या है, फिर रूल्स क्या होते हैं, फिर किसी का रोल क्या है। मतलब स्टूडेंट को बताता है कि सिमुलेशन होती क्या है। जैसे मान लो आपने भी देखा होगा ना, हमारे साथ तो करते थे टीचर, कि उन्होंने एक लेसन हमें पढ़ाना है, तो वो हमें एक तरह से कोई कैरेक्टर दे दिया जाता था, कि मान लो तुम एक तरह से ये लेटर बॉक्स हो और तुम ये खंबा हो, और जब खंबे की बारी आएगी तो खंबा बोलेगा, और जो लेटर बॉक्स है, जो लेटर बॉक्स की बारी आएगी तब लेटर बॉक्स बोलेगा। तो ऐसी चीज़ें थी इसमें, ठीक है? जैसे मान लो और एग्ज़ाम्पल देख लो, जैसे पार्लियामेंट जो सिमुलेशन होती है ना, जैसे एक तरह से आप देखते हो कि मतलब जो एक तरह से डिबेट होती है, आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों की, जो पार्लियामेंट में। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को बताया जाता है कि एक स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर एक ऑपोज़िशन लीडर होगा, एक स्पीकर होगा। तो उसमें चीज़ें क्या हो रही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों को, रियल लाइफ़ सिचुएशन से पहले, ठीक है? तो इसमें टीचर पहले ही बता देता है कि क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी और क्या-क्या डिस्कशन होती है। टीचर इसमें एक तरह से गाइड और फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, आपको अच्छे से गाइड करेगा, ऐसे-ऐसे करो, ठीक है? तो सिमुलेशन मॉडल ये चीज़ें हैं सारी, और टीचर का रोल भी ये चीज़ें होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूक, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हमेशा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव
ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है? ये आपने हमेशा याद रखनी है। एक तरह से मैसिव का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लर्नर, ठीक है? और जो ओपन है कि सभी के लिए ओपन है चीज़ें, ये देखो यहाँ पर। फिर जो आपका ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का क्या है, जो इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें हैं। फिर जो आपकी जो कोर्स है, कोर्स का मतलब ये है कि एक तरह कोई भी आपने चीज़ करनी है, जैसे कोर्स करने हैं, तो आपने क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाएँगी कि आपको अच्छे से सारे कोर्स करवा दिए जाएँगे, ठीक है? अब मान लो सपोज़ कि एक तरह से कोई इंडिया में बैठा है और मान लो उसने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसने कोई कोर्स करना है, तो वो फिज़िकली तो जा नहीं सकता है, तो क्या करेगा, ऑनलाइन चीज़ें सारी करेगा, ठीक है? तो एक तरह से ऑनलाइन सारी चीज़ें होगी, इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें होंगी। तो एक तरह से जो मूक क्या करता है, एक तरह से जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और अपॉर्च्युनिटीज़ देता है इंडिविजुअल्स को कि वो न न्यू स्किल्स सीख सके और करियर्स सारे आगे परस्यू कर सके, लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग को आगे बढ़ा सके। और जो इसके एक तरह से जो जो प्रोवाइड करती हैं चीज़ें चीज़ें, तो जैसे ये मतलब एक तरह से जो कोर्सेरा है, ये गूगल प्रोवाइड करता है कि जो उसका प्लेटफ़ॉर्म है, कोर्सेरा प्लेटफ़ॉर्म, जो गूगल की तरफ से है, वहाँ से आपको ओपन जो ऑनलाइन कोर्स करवाए जाते हैं। और जो आपका ईडीएक्स है, ये आपका एमआईटी जो है हैंडल करता है, इसमें सारी चीज़ें करवाई जाती है। और जो आपका उडासिटी है, इसमें जो टेक और कोडिंग वगैरह करवाई जाती है, ठीक है? तो बस आपने इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि मूक की आपने जो फुल फॉर्म याद रखनी है और जो उसके एक तरह से जो उसकी थोड़ी-सी थ्योरी बताई आपको मैंने, वो जो आपने ये याद रखने हैं, जहाँ मैंने एक तरह से अलग कलर से इनको मेंशन किया है कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्वयं, ठीक है? ये एक तरह से भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखो, अब ऐसे हो जाता है कि जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो वहाँ पर फुल फॉर्म में आपको एक वर्ड चेंज कर दिया जाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको हर चीज़ अच्छे से बिल्कुल मतलब कि क्लैरिटी से चीज़ें पढ़नी है आपने, ठीक है? तो और एक तरह से इसका बेसिक पर्पस क्या है कि लर्नर को क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज़ तक एक तरह से एक्सेस प्रोवाइड करना अच्छे से, ठीक है? जैसे इसके जो 3 पिलर माने जाते हैं, जो प्रिंसिपल माने जाते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल ये याद रखने हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ठीक है? जैसे पहुँच, समानता, गुणवत्ता। अब मान लो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, मान लो इक्विटी की बजाय आपको इक्वालिटी दे दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। बस आपने जो चीज़ें आपको बताई गई है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छे से। और फिर जो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन को एक तरह से लर्नर के पास ले जा रही है धीरे-धीरे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो मूक प्लेटफ़ॉर्म है, इसको कब लॉन्च किया गया था, एक तरह से डेवलप किया गया था ये एआईसीटीई के द्वारा 2016 में इसको जो है एक तरह से डेवलप किया गया था। अब जो एआईसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और जो आपका स्वयं कब लॉन्च किया था? 9 जुलाई को 2017 में किया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है? कि एक तरह से ये ऑनलाइन कोर्सेज़ आपको ऑफ़र करता है स्वयं में। और नेक्स्ट देखते हैं अब, स्वयं में एक तरह से क्या चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें कि स्वयं में ऐसे है कि आपको जो ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? पहले तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज़ ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर तक पहुँचाना है हमें, ठीक है? और साथ में क्या करना है, जो एक तरह से जो डिजिटल डिवाइड है ना, उसको हमने स्टूडेंट तक पहुँचाना है कि मान लो कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्सेज़ की अच्छी एक्सेस है, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत सारी नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ कम हैं। तो इसमें चीज़ें बताई गई है, जैसे एक तरह से जैसे यूजीसी हैज़ ऑलरेडी इश्यूड यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं। मतलब आपने स्वयं से कोई एक तरह से आपने कोई कोर्सेज किया है, तो उसके क्रेडिट आपके जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें भी मेंशन की गई हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2016 में नोटिफ़िकेशन जारी किया था। तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई स्वयं से कोर्सेज कंप्लीट करता है, तो क्या होगा कि आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे, जो भी आप डिग्री कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है?
तो ऐसे होता है ना कि डिग्री में किसी जो बुक है, मान लो एग्ज़ाम है, उसके कुछ क्रेडिट होते हैं, तो वो आपने कंप्लीट कर लिए, तब आपका जो कोर्स है कंप्लीट माना जाता है, जो डिग्री में होता है। तो अगर मान लो आपने स्वयं से भी एक तरह से वही कोर्स या मान लो कोई और कोर्स कर रखा है, तो वहाँ की क्रेडिट आपके डिग्री में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वहाँ पर। और जो इसको डेवलप है, ये किसने किया था? ये किया था आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और नेप्टल है और साथ में आपकी जो आईआईटी मद्रास और गूगल का आईएनसी और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा ये एक तरह से विकसित किया गया था। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो स्वयं का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सबसे पहले यही है कि मान लो जिन स्टूडेंट्स के पास जो एक्सेस नहीं है, मान लो उनके पास रिसोर्सेज़ कम है, उनको एक तरह से बराबरी पर लगाना। मान लो एक स्टूडेंट ये है जिसके पास एक तरह से गाँव में है, उसके पास जो ऑफ़लाइन जाने, कॉलेज जाने के लिए चीज़ें नहीं हैं और यहाँ पर एक तरह से जो शहर में उसके पास वो ऑफ़लाइन कॉलेज भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक ब्रिज की तरह जो काम करेगा वो स्वयं करेगा कि ऑनलाइन उसको प्रोवाइड की जा रही है चीज़ें, तो ऐसा होगा कि दोनों की नॉलेज यहाँ पर एक तरह से इक्वल हो जाएगी। ठीक है? तो जो एक तरह से जो डिवाइड है ना, जो स्टूडेंट्स के बीच कि किसी के पास कम रिसोर्सेज़ है और किसी के पास ज़्यादा, उसको कम करना है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है कि जो इसकी एक तरह से जो ये क्लासेस प्रोवाइड करता है, ये क्लास 9 से लेकर जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहाँ तक आपको क्लासेस दी जाती है और जो इसका एक्सेस है, कोई भी इसको एक तरह से एक्सेस कर सकता है, एनीवेयर, कहीं भी, एनी टाइम। कब भी आप इसको एक तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है और जो इसके जो कोर्सेज़ हैं, ये तैयार किए जाते हैं जो बेस्ट टीचर होते हैं। जो एक तरह से 1000 टीचर चुने जाते हैं, जो पूरी कंट्री में वो पार्टिसिपेट करते हैं और इन कोर्सेज़ को अच्छे से तैयार करते हैं। ये भी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। फिर जो इसका जो जो 4 इसके जो है एक तरह से जो क्वाड्रेंट्स माने जाते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? ये बिल्कुल याद रखनी है आपने चीज़ें क्योंकि पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वीडियो लेक्चर, कि आपको इसमें क्या मिलता है? आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, जिससे आप पढ़ते हो। फिर आपका जो एक तरह से क्या होता है कि स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, कि आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलता है, आप क्या कर सकते हो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और आप प्रिंट भी करवा सकते हो। फिर जो नेक्स्ट है जैसे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज, कि आपके जो टेस्ट है वो भी जो क्विज के अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पर आपसे जो इवैल्यूएशन की जाती है आपकी। फिर जो आपका फोर्थ है कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, ठीक है? कि आपके ऑनलाइन एक तरह से डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ऑब्वियस सी बात है एक तरह से मान लो एक तरह से स्वयं एक तरह से ये ऐप है, मान लो वेबसाइट भी है, तो मान लो वेबसाइट पे आप गए, तो आपको क्या होगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ के नोट्स मिल जाएँगे, फिर क्विज़ वगैरह भी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ पर आपकी जो ग डाउट क्लासेस भी होगी। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को एक तरह से डाउट होता है, तो वहाँ पर जो मैंने 4th चीज़ें बताई आपको कि आपका वहाँ पर डिस्कशन की जाती है और सारी चीज़ें की जाती है। बस आपने थोड़ा-सा सीक्वेंस याद रखना है, जैसे पहला वीडियो, वी से याद रख लो, फिर रीडिंग, फिर आपका टेस्ट से याद रख लो, फिर आप डिस्कशन से याद रख लो। VRTD, ठीक है? ये आपने अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। वीडियो, रीडिंग, टेस्ट, डिस्कशन। मैं आपको बार-बार तो बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है यहाँ पर। मान लो आपको 3 ऑप्शन सेम दे दिए जाए ये वाले और 4th आपको अलग दे दिया जाए, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये 9th से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको चीज़ें करवाता है। तो अब जो स्कूल एजुकेशन की स्टडी है उसको कौन मैनेज करता है? एनआईओएस मैनेज करता है और एनसीईआरटी मैनेज करता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि स्कूल में कौन करता है, फिर आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसको कौन मैनेज करता है, इग्नो और जो आपका एनआई ट्रिपल टीआर करता है। फिर जो अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन है इसको कौन, नेप्टल, जो आपकी एआईसीटी और सीईसी और आईएमबी, ठीक है? फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन को कौन मैनेज करता है, नेप्टल हो गया, एआईसीटी मैनेज करता है और आईआईएमबी मैनेज करता है और यूजीसी मैनेज करता है। फिर जो आपके जो नॉन टेक्निकल एजुकेशन होता है उसको आईएनआई मैनेज करता है। ये आपने अच्छे से चीज़ें याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है कि अंडर ग्रेजुएशन में कौन-कौन सी चीज़ें या मान लो कौन-सी जो संस्थान है वो मैनेज करती है चीज़ें, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीज़ें।
फिर जैसे अब क्या होगा, जो नेक्स्ट है कि स्वयं के माध्यम से दिए गए जाने वाले जो भी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। पर अगर आपने इसका सर्टिफिकेट लेना है तब आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। पढ़ तो आप फ्री में सकते हो, पर जब आपने एक तरह से जो सर्टिफिकेट लेना है तो उसको आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मान लो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अप्रूविंग क्रेडिट ट्रांसफर दीज कोर्सेज कैन बी यूज द मार्क्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन दीज कोर्सेज फॉर द सेम, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री तो सारी चीजें हैं पर आपको फी देनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब जो स्वयं के पोर्टल को मैनेज करते हैं, जो स्टडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने जो पहला कोऑर्डिनेटर है वो AICTE है, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये याद रखनी है आपने, बिल्कुल एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। ये क्या चीज़ें देखता है, ये आपको क्या करेगा, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है ये। और जो आपका दूसरा है नेप्टर, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोर्सेज ऑफर करता है। और यूजीसी है, ये एक तरह से नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के कोर्सेज ऑफर करता है आपके लिए। फिर जो CEC है, कंसोर्डियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। फिर फिफ्थ है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल के लिए चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये आपने याद रखना है क्योंकि आपसे यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है? पहले तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। ये मान लो टोटल कितने हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है, अब जो 6 है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फिर इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फिर एट्थ है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये मैनेजमेंट स्टडी आपको प्रोवाइड करता है। और NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। अब देखो जो वेबसाइट है ना, जो स्वयं की वेबसाइट है, उसके ऊपर दिए तो 10 गए हैं जो एक तरह से जो कोऑर्डिनेटर है, पर जो 10th वाला है वो INI है। पर इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि वो क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपने क्या करना है, जब आप जो एग्ज़ाम में आंसर दोगे, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन है 10, ठीक है? तब तो आप 10 ही टिक करो। अगर वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप 9 ही टिक करोगे, ठीक है? तो ये आपने अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी आप याद रखोगे। और जो इसके साथ जो पार्टनर जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि अलीगढ़ अलीगढ़ में है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो वाराणसी में है, ठीक है? ये दो चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, बस इसमें यही चीज़ें हैं। बस जब भी आपने आंसर देना है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है, ठीक है? अगर मान लो आपको 9-10 मिले तो आप एप्रोप्रिएट 10 आंसर दोगे, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं प्लस। जो आपका स्वयं था पीछे वो ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से फोकस ब्रॉड ऑनलाइन लर्निंग पर था। जबकि जो आपका स्वयं प्लस है ये इंडस्ट्री नीड्स, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी जो स्टूडेंट को फ्यूचर करियर के लिए रेलेवेंट स्किल्स होती है ना, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है? जिसमें एग्जांपल्स और देख लीजिए, जैसे एक तरह से क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एनर्जी है, कंप्यूटर साइंस है, फिर टीचर एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फिर टूरिज्म है, सोशल साइंस है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम्पल कि मान लो एक स्टूडेंट डिग्री तो कर रहा है लेकिन उसे जॉब के लिए इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड प्रोग्राम के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है? जो आपका स्वयं प्लस है, तो आप याद रख लीजिए कि जो आपका स्वयं प्लस है ये एम्प्लॉयबिलिटी प्लस फ्यूचर स्किल के ऊपर बात करता है, ठीक है? बस आपने इतनी सी चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब जो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे जो इसका प्राइमरी फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है। जो स्वयं प्लस का फोकस एक प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनाने के ऊपर है, ठीक है? जो इकोसिस्टम बनाते हैं, तो फिर इसका इंपॉर्टेंट फोकस और क्या क्या चीज़ें हैं कि हाई क्वालिटी लर्निंग होनी चाहिए, और साथ में एक तरह से बेस्ट इंडस्ट्री एंड जो एकेडमिया
एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे चीज़ें होनी चाहिए। फिर जो एम्प्लॉयमेंट फोकस प्रोग्राम, इम्पार्टिंग फ्यूचर स्किल्स इन चूजन डोमेन्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें कि जो आपने चीज़ें चुनी है ना, उनके ऊपर अच्छे से आपने पकड़ बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडस्ट्री एक तरह से मान लो कोई कंपनी कहती है कि हमें ये स्किल वाले एम्प्लॉय चाहिए, तो एक तरह से स्टूडेंट क्या बोलेगा, तो हमें जॉब ओरिएंटेड स्किल चाहिए। तो एकेडमी ये क्या कहता है कि हम रेलेवेंट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये स्वयं प्लस है, एक तरह से एकेडमी है कि हम एक तरह से रेलेवेंट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो आपने तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, तीनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो यही इको सिस्टम की जो अप्रोच है कि तीनों चीज़ें होनी है, साथ में जो स्किल है वो भी होनी चाहिए, और साथ में जो एक तरह से जो एम्प्लॉय है वो भी इंडस्ट्री को चाहिए, जो आपका थर्ड है एकेडमी है, वो एक तरह से रेलेवेंट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो स्वयं प्लस के एक तरह से जो प्राइमरी फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वो चीज़ें हैं। जैसे टियर 2 और टियर 3 में पहुंचने पर जो ध्यान देने के साथ देश भर में सीखने की सुविधा प्रदान करके एक बड़े शिक्षार्थी आधार तक पहुंचना है, कि जैसे टियर 1 सिटी होती है, टियर 2 सिटी होती है, वहाँ पर चीज़ें ये पहुँचानी है। जो इसमें क्या होता है, एक तरह से जो फ्लेक्सिबल चीज़ें रहती है कि जो स्टूडेंट सीखने वाला है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें डिज़ाइन होती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सके, और जो उनके जो विषयों में स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्पों के साथ, कि मतलब जो आप सीख रहे हो, वो आपकी एक तरह से मदर टंग है ना, उसमें भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो ये एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर लर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब, कि आपको पूरे विश्व तक की एक तरह से प्रणाली तक पहुंच बनानी है। फिर जो आपका स्वयं प्लस जो आपका जो इनिशिएटिव है, ये फंड कौन करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी करता है। आईआईटी मद्रास को इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। और फिर एक तरह से स्वयं प्लस का फोकस टियर 2 और टियर 3 टाउन तक है, लर्नर नीड्स के अनुसार वर्नाकुलर लैंग्वेज रिसोर्सेज के ऑप्शन देने पर भी है, कि आपको अकॉर्डिंग टू लर्नर चीजें करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं देख लिया हमने, स्वयं प्लस देख लिया, स्वयं प्रभा के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका स्वयं था वो ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस था, जो आपको स्वयं प्लस था वो एक तरह से जो आपकी इंडस्ट्री नीड्स, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। अब हम देखते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको कि जो स्वयं प्रभा है, जैसे आप टीवी देखते हो, चैनल होते हैं, तो वैसे ही सेम 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह बना दिया गया है, उसको स्वयं प्रभा का नाम दे दिया गया है। जो भी इस पर कंटेंट आता है वो सैटेलाइट से आता है। सैटेलाइट का नाम क्या है, GSAT-15 का उपयोग किया जाता है कंटेंट दिखाने के लिए, और जो कंटेंट है वो 24 घंटे और सातों दिन चला रहता है। और जो नया कंटेंट है वो 4 घंटे आता है, और जो उसी कंटेंट को 5 बार दोहराया जाता है। ठीक है? मतलब आपके 40 चैनल है, हर चैनल पे अलग-अलग कंटेंट आएगा, जैसे मान लो ह्यूमैनिटीज़ का अलग हो सकता है, फिर कोई टेक्निकल अलग हो सकता है, वो आगे हम देखते हैं। फिर जो जो इन जो चैनल्स हैं, इनको अपलिंक किया गया है कहाँ से? बाइज़ैक एंड गांधीनगर से, ये भी आप याद रखोगे। और जो सामग्री प्रोवाइड की जाती है, वो की जाती है आईआईटीज़ के द्वारा और यूजीसी के द्वारा, सीईसी और इग्नू के द्वारा प्रदान की जाती है। स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का रख-रखाव कौन करता है? इनफ्लिबनेट करता है, जो कि गुजरात में है, ठीक है? और जो ये फाउंडेड किया गया था, ये 1991 में किया गया था, जो आपका इनफ्लिबनेट है। ये भी आप थोड़ा-सा याद रख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो आपके स्वयं प्रभा के चैनल हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से चैनल में कौन-सा कंटेंट पढ़ाया जाता है, और कौन-सा चैनल जो है, कौन मैनेज करता है? बस ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि चैनल नंबर 1 कौन-सा है? नाम पूछ लिया जाएगा, या तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैनेज कौन करता है? और अब अगर और एडवांस पूछनी हो चीज़ें, तो आपसे जो इसका जो सब्जेक्ट है कि मान लो कौन-कौन से जो कंटेंट आपको दिया जाता है चैनल में, वो चीज़ें पूछ ली जाती है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपने याद रखनी है। देखो सबसे पहला चैनल है इसको संस्कार, चैनल नंबर 1, ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी, ये कौन मैनेज करता है? सीईसी मैनेज करता है, न्यू दिल्ली एंड
EMRS हैदराबाद। ठीक है, बस आप थोड़ा सा याद रखिए कि CEC और हैदराबाद याद रखिए, इतना सा आपने याद रखना है। अब थोड़ा संस्कार से आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो कि संस्कार हमें कैसे आते हैं, कल्चर अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिक से ये याद हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि इनको याद करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पर जब मैं भी इनको याद किया था, तो मैंने कैसे किए थे, मैंने मतलब कि बार-बार लिखे और जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसी से मैंने इनको याद किया था। फिर जो आपका जो दूसरा है संवाहक, ठीक है? इसमें क्या होता है, एजुकेशन एंड होम साइंस, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। ये कौन मैनेज करता है? इसको भी सीईसी न्यू दिल्ली मैनेज करता है और साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ठीक है? बस ये भी आप याद रखोगे, सीईसी याद रखो आप। अब जो संवाहक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? संवाहक थोड़ा-सा होम साइंस से याद रख लो आप, ठीक है? फिर जो आपका थर्ड है चैनल, तीसरा है कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है? और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, मतलब कि कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है सारी चीजें, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इसको कौन मैनेज करता है? गुजरात यूनिवर्सिटी मैनेज करती है इसको, ठीक है? EMRC मैनेज करता है, अहमदाबाद में है जो। फोर्थ चैनल है आर्यभट्ट। इसको आप मैथमेटिक्स से रिलेट कर लीजिए, जैसे फिजिक्स में भी थोड़े बहुत फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, तो इसको कौन मैनेज करता है? कलिकत यूनिवर्सिटी, EMRC कलिकत, ठीक है? ये आप याद रखोगे। फिर आपका जो फिफ्थ चैनल है स्पंदन, ये एक तरह से लाइफ साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोसाइंस, ये इससे रिलेटेड इसमें चीज़ें करवाई जाती है। मतलब चैनल चैनल नेम स्पंदन है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? लाइफ साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोसाइंस, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है और इसको मैनेज कौन करता है? कश्मीर यूनिवर्सिटी, EMRC श्रीनगर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कि जैसे मान लो एक तरह से स्पंदन का अर्थ क्या होता है? एक तरह से वाइब्रेशन वगैरह, धड़कन, ठीक है? और फड़कन होती है एक तरह से। तो आप ये लगा लीजिए कि जो एक तरह से धड़कन है, मान लो हमारा हार्ट है, तो एक तरह से लाइफ साइंस, लाइफ लाइफ तभी रहेगी ना जब हमारा हार्ट स्पंदन करेगा, ठीक है, धड़केगा। तो लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, बायो साइंस, मतलब साइंस से रिलेटेड होंगी चीज़ें, ठीक है? इससे थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो, आप अपनी भी चीज़ें बना सकते हो, मतलब कि जो मैंने याद की है वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फिर जो सिक्स है आपका, वो है दक्ष। इसमें क्या है? अप्लाइड साइंसेज, अप्लाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज एंड रिलेटेड सब्जेक्टेड इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसको कौन मैनेज करता है? अन्ना यूनिवर्सिटी, EMRS चेन्नई, ठीक है? ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। फिर एक तरह से जो सेवंथ है, इसको व्यास, व्यास नाम है इसका। इसको एक तरह से आर्ट, लिटरेचर और सोशल साइंस, फिर मैनेजमेंट एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस इसमें है जो पढ़ाया जाता है। इसको कौन मैनेज करता है? CEC न्यू दिल्ली, ठीक है? और जो दक्ष है, दक्ष बोलने का मतलब एक तरह से कोई अपने आप में एफिशिएंट है, तो अप्लाइड कर रहा है किसी चीज़ों को, साइंस को अप्लाइड कर रहा है। साइंस उसने पढ़ी, वो इतना दक्ष हो गया कि उसको अप्लाई करके देख रहा है कि एक तरह से साइंस कैसे वर्क करती है। थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे ट्रिक्स बनानी है आपने, ठीक है? फिर जो आपका 8th चैनल है आत्मज्ञान, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? सोशल, बिहेवियरल साइंस, लॉ, लीगल स्टडीज़ एंड ह्यूमन राइट्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक तरह से जब किसी को एक तरह से आत्मज्ञान होता है, तो उसका बिहेवियर भी अच्छा हो जाता है, वो जो सोशली भी अच्छा हो जाता है, वो एक तरह से लीगली भी सारी चीज़ें अच्छी करता है। तो ऐसी थोड़ी-सी वो चीज़ें बना लो कि जब हम पढ़ते हैं तो आत्मज्ञान होता है, सारी चीज़ें। इसको कौन मैनेज करता है? जो हमने पढ़ा था इन फ्लिपनेट सेंटर गांधीनगर, ठीक है? फिर 9th चैनल है AICTE, ठीक है? ये चैनल का नाम ही यही है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो हमने पढ़ा था ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? तो आपने पहले जो 9 चैनल है, इनको याद रखना है, बाकी थोड़े से और आसान है। जैसे मान लो चैनल नंबर 10 है, ये इग्नू ही है, इनके नाम ही जो इग्नू मैनेज करता है इनको, ठीक है? ये आपने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि 10 से लेकर आपको यहाँ तक जो आपका 16 तक इग्नू ही मैनेज करेगा, ठीक है? बस यहाँ तक याद रखना है, 10 से 16 आपके जो इग्नू मैनेज करेगा। फिर आपका जो चैनल नंबर जो 17 है, IIT बॉम्बे, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, IIT बॉम्बे ही मैनेज करता है। चैनल नंबर 18, ये भी IIT बॉम्बे नाम से है, इसमें भी IIT बॉम्बे मैनेज करता है। ये थोड़े से आसान है। 17, 18 IIT बॉम्बे। अब देखते हैं जो 19 है, 19 भी IIT बॉम्बे, 20 भी IIT बॉम्बे। फिर आपका 21 है, ये है अलग, जिसमें एक तरह से IIT दिल्ली, इसको IIT दिल्ली मैनेज करती है।
और 22 है इसको भी आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ये दोनों सेम है। फिर जो आपका 23 नंबर चैनल है इसका आईआईटी गांधीनगर इसको मैनेज करती है। फिर जो आपका 24 है इसको आईआईटी कानपुर, 25वीं आईआईटी कानपुर, 26वीं आईआईटी कानपुर, 27वीं आईआईटी कानपुर और 28वीं आईआईटी कानपुर। चैनल नंबर 29 को मैनेज करता है आईआईटी खड़गपुर, ये भी याद रखोगे। और 30 है इसको भी आईआईटी खड़गपुर, और ये दोनों सेम है, ठीक है, ये भी याद रखने हैं आपने। और जो अलग सा है ना वो भी आपने याद रखना है, 23 बिल्कुल याद रखना है थोड़ा सा आपको। ये आईआईटी गांधीनगर इसको मैनेज कर रहा है। जो आपको अलग अलग से दिख रहे हैं ना, जो मान लो कोई एक ही आईआईटी कर रही है, मान लो दो ही आईआईटी कर रही है, उसको आप याद रखिए। और बाकी बस ये याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक इग्नोर कर रहा है और बाकी आईआईटी बॉम्बे, ऐसी चीज़ें याद रखनी है। फिर जो आपका 31 नंबर चैनल है आईआईटी मद्रास इसको मैनेज कर रहा है। 32 को भी आईआईटी मद्रास, 33 को भी आईआईटी मद्रास, 34 को भी आईआईटी मद्रास और 35 को भी आईआईटी मद्रास और 36 को भी आईआईटी मद्रास। और जो आपका 37 है इसको आईआईटी तिरुपति मैनेज करता है। और आपका जो 38 नंबर चैनल है इसको भी आईआईटी तिरुपति मैनेज करता है। और जो आपका 39वां चैनल है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मैनेज करता है। जो आपका लास्ट चैनल है 40 इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही एक तरह से मैनेज करता है। तो इन दो को याद रखिए, ठीक है, ये दो वाले हो गए। और ये दो हो गए जो आईआईटी तिरुपति वाले हैं, ये याद रख लीजिए अच्छे से। फिर यहाँ से आप एक तरह से 29 30 याद रख लीजिए, 23 याद रख लीजिए। फिर आप एक तरह से इस आप जो यहाँ पर 10 से लेकर 16 ये याद रख लीजिए कि इग्नो मैनेज करता है। फिर आपने ये याद रखना है, ये ज़रूर याद रखने हैं आपने, ठीक है, ये वाले, क्योंकि ये पहले 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी आपको करवाया गया है ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। जो पहले वाले चैनल है वो भी अलग है, पर जो अभी वेबसाइट पर जो लेटेस्ट शो कर रहे हैं हायर एजुकेशन में वो यही चैनल है, ठीक है। तो आपने अच्छे से याद रखना है। फिर अब हम देखते हैं पीएम ई विद्या के बारे में। अब पीएम ई विद्या है क्या? यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है, ठीक है। मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं कि किसी भी जो स्टूडेंट है ना इसमें मल्टी मोड एक्सेस होगा, ठीक है। जैसे मल्टी मोड एक्सेस होगा कि जो स्टूडेंट है वो हर तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, टीवी से भी पढ़ सकते हैं, फिर रेडियो से भी पढ़ सकते हैं, फिर साथ में जो कम्युनिटी रेडियो है उससे भी पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आप ये याद रखना है, इट कैटर्स द एजुकेशन कंटेंट टू ऑल विद इट्स मल्टी मोड सेटअप। मतलब कि हर टाइप से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, हर टाइप की सुविधा आपको दी जाएगी, टीवी रेडियो कम्युनिटी रेडियो पॉडकास्ट वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक तरह से कोई स्टूडेंट है जिसके पास इंटरनेट है तो वो ऑनलाइन लर्निंग से पढ़ लेगा। मान लो और स्टूडेंट है जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो टीवी से पढ़ लेगा। मान लो फिर आपका जो थर्ड स्टूडेंट है उसके पास टीवी भी नहीं है, वो रेडियो बेस्ड कंटेंट देख लेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें एक तरह से मल्टी मोड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप पीएम ई विद्या इनिशिएटिव्स एंड क्यूआर कोड। अब इसमें क्या है कि जो पीएम ई विद्या में जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है वो क्लास 1 से लेकर 12 तक की जाती है, जिसमें आप एक तरह से टीवी, रेडियो में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसमें जो पर्पस है कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पर जहाँ पर अगर स्टेबल इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर भी लर्निंग को पहुँचाना। कैसे? डीटीएच के थ्रू। मान लो किसी के पास एक तरह से इंटरनेट नहीं है, तो टीवी तो चलता है ना, टीवी सैटेलाइट से चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। जो इसका जो कंटेंट है वो किसने तैयार किया है? सीबीएसई ने किया है, केवीएस, एनआईओएस, ठीक है? और प्रोट्री वगैरह उन्होंने इसका कंटेंट रेडी किया है। फिर और क्या है इसमें, मान लो कोई टेक्स्ट बुक है या एजुकेशनल वीडियो है, उसमें क्यूआर कोड दिए जाते हैं इसमें, ठीक है? फिर स्टूडेंट क्या करता है, अपने मोबाइल में एक दीक्षा ऐप है उसको डाउनलोड कर लेता है और दीक्षा ऐप से उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है और उस वीडियो या मान लो कंटेंट तक वो पहुँच जाता है आराम से, ठीक है? और फिर एक तरह से अच्छे से चीज़ें समझ लेता है। तो ये थी सर एक तरह से पीएम ई विद्या में सारी चीज़ें, कि हर टाइप से आपको जो है स्टूडेंट को लर्निंग दी जाए, चाहे कैसे भी हो, डीटीएच के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे पॉडकास्ट, चाहे रेडियो, सभी के, ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। पीएम ई विद्या में आपको इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम देखने को मिलता है, आईवीआरएस। इसमें क्या होता है कि आप वॉइस से जो दीक्षा ऐप है उसमें कमांड डालोगे और वहाँ पे आपको वो वहाँ पर गाइड कर देगा। फिर जो आपका नेक्स्ट पोर्टल है साथी, इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये नाम से देखने को लग रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम की हेल्प के लिए है। आपने बस इसकी जो फुल फॉर्म है उसको याद रखना है। और जो ये इसका मतलब कि इसको बनाने के लिए सहयोग किस किस ने दिया है,
एक तो आईआईटी कानपुर ने दिया है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि जो आपका एक तरह से इसका पर्पस है वो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसमें स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है। जैसे मान लो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ठीक है, तो इसके पर्पस से ये बनाया गया है। यहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एक तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें फ्रेम की है आगे, और साथ ही की पहुंच डीटीएच, टीवी और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैली हुई है, कि दोनों में आपको देखने को इसकी जो असिस्टेंस है वो देखने को मिलेगी। जो इसके चैनल है, मेन तो इसके 7 चैनल माने जाते हैं, पर जो इसकी वेबसाइट पे है वो 8 दिए दिए गए हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके ऑप्शन में 7 आता है तो 7 टिक कीजिएगा, और अगर 8 आता है तो 8 टिक कीजिएगा। जो पहला है, साथी है, इसमें क्या है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैनल है। आईआईटी कानपुर इसको मैनेज करता है। ऑब्वियस सी बात है, पीछे मैंने आपको बताया है कि जो आईआईटी कानपुर है इसका एक तरह से कोलैबोरेटेड किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो दोनों ने सहयोग से ये चीज़ें चलाई है। तो बस एक ही है वो जो लास्ट चैनल है। तो दूसरा चैनल का है साथ ही, मतलब दूसरा चैनल है मेडिकल की आपको स्टडी करवाता है। तीसरा है लॉ की स्टडी करवाता है। फोर्थ है आपको एग्रीकल्चर की स्टडी करवाता है। और जो फिफ्थ है वो एसएससी की स्टडी करवाता है आपको। और सिक्स है जो बैंकिंग की जो आपको स्टडी होती है, जो गाइडेंस है वो दी जाती है। और जो सेवन्थ है ये आरआरबी रेलवे की आपको स्टडी करवाई जाती है। जो एट्थ है डीडी दीक्षला 64, ये मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल द्वारा जो है इसको रन किया जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। और जो ये क्लासेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आज की क्लास है आप अच्छे से देखिए, इसको बार बार देखिए, पहले समझिए, फिर आपने याद करनी है चीज़ें। और जो भी आपको करवाया जा रहा है सीधा मैंने वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कहीं से मैंने कोई पुराना डेटा नहीं लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपको अंतर देखना है, जैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या। तो स्वयं में तो आपको एक तरह से वेब मूक, जो मूक आपको जो पोर्टल है उसी के ऑनलाइन स्टडी हो रही थी। और इसका जो मुख्य फोकस क्या था, क्रेडिट ट्रांसफर था, सर्टिफिकेशन था, और एक तरह से आजीवन सीखना था। फिर मैंने आपको इसके 4 क्वाड्रेंट्स बताए थे कि वीडियो है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको चीज़ें मिलती हैं, क्विज मिलते हैं, फोरम मिलते हैं, ये सारी चीज़ें थी। फिर जो आपका स्वयं प्रभा है, ये एक तरह से जी सेट 15 की हेल्प से डीटीएच चैनल, 40 डीटीएच चैनल चलाए गए हैं, और 24 घंटे सातों दिन चलते हैं। हर दिन इसमें 4 घंटे जो है नया कंटेंट आता है, और जो बाकी के घंटे हैं वो पुराना ही रिपीट होता है। फिर जो पीएम ई विद्या है इसमें मल्टी मोड चीज़ें हैं, जैसे टीवी, रेडियो, क्यूआर कोड, इंटरनेट से सारी चीज़ें लर्निंग होती है। और इसमें 1 क्लास 1 चैनल, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, और व्यापक पहुँच है इसमें। कंटेंट डिलीवरी क्या है, 200 चैनल, दीक्षा ऐप, फिर इंटीग्रेशन है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा-सा आपने थोड़ा-सा डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बार-बार। ठीक है? फिर अब नेक्स्ट देखते हैं जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या-क्या होता है। अब मतलब कि जो टीचर को सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हो ना, तो जैसे मान लो टीचिंग मेथड हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर एक तरह से स्टूडेंट को जो है एफिशिएंटली पढ़ाने में हेल्प करे, उसे टीचिंग सपोर्ट या टीचिंग एड के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि टीचर एक तरह से ज्योग्राफी पढ़ा रहा है और सिर्फ वो वर्बली बोल रहा है, यह इंडिया का मैप है, और लेकिन वो एक तरह से एक्चुअल मैप एक तरह से दिखा रहा है, तो स्टूडेंट का एक तरह से क्या होगा, बिहेवियर और विजुअल्स से अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो आपका मैप है वो टीचिंग सपोर्ट मटेरियल हो गया एक तरह से। ठीक है, और जो आपके ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, जो आपकी न्यू पॉलिसी आई थी यहाँ पर, वो 1986 में, उसके तहत 87 और 88 में आपके शुरू की गए थे। ठीक है, बस इतना सा आपने थोड़ा सा समझना है, जिसमें आप टीएलएम हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती है। तो वो टीचिंग जो आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आइटम्स जो होती थी, जो मतलब कि जो पुराने वाली चीज़ें होती थी, जैसे मान लो पुराने में क्या होता था, चॉक होते थे, फिर चार्ट्स होते थे, पिक्चर्स होते थे, पोस्टर्स होती थी, फिर डिक्शनरीज, टेक्स्ट बुक, मैप्स, ग्लोब्स, स्टडी टूर्स पे जाते थे बच्चे, फिर फ्लैश कार्ड का यूज़ होता था, फ्लिप कार्ड्स होते थे, वर्कशीट्स होती थी, अबेकस होता था। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब साइंस लैब भी होती थी टीचिंग में, जो हमें क्या करती थी, मतलब टीचिंग
जो टीचिंग करते थे उसमें सपोर्ट करती थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें थी, ये पुराने वाली चीज़ें थी। जो आपका जो मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसमें क्या-क्या है, जैसे व्हाइट बोर्ड थे, फिर आप कंप्यूटर देख सकते हो, ई-रीडर देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया देख सकते हो, फिर ऑडियो, वीडियो सपोर्ट मटेरियल होता है, विजुअल सपोर्ट मटेरियल होता है, पावर पॉइंट होता है, पीपीटीज़ वगैरह से आपको पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर जो आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें आपको ब्लेंडेड क्लासरूम देखने को मिलते हैं, वर्चुअल लैब्स देखने को मिलती है, फ्लिप क्लासरूम देखने को मिलते हैं, वर्चुअल रियलिटी, मतलब एक तरह से आपको बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी दिखाई जाती है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। पहले क्या होता था कि टीचर क्या करता था कि ब्लैक बोर्ड को डायग्राम बनाता था, फिर अब वही चीज़ें आजकल पीपीटी में हो रही है, ठीक है? अब मान लो ब्लेंडेड क्लासरूम क्या होते हैं कि जैसे फेस टू फेस ट्रेडिशनल फेस टू फेस लर्निंग प्लस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि जैसे टीचर क्लासरूम में टॉपिक एक्सप्लेन करता है, फिर स्टूडेंट को घर पर ऑनलाइन वीडियो या पीडीएफ दे देता है। तो ये चीज़ है कि फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। अब फ्लिप क्लासरूम क्या होते हैं? जो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम होता था ना कि जैसे क्लासरूम है, फिर लेक्चर दिया, होमवर्क दिया, फिर एक तरह से पर जो आपका फ्लिप क्लासरूम है, इसमें चीज़ें थोड़ी-सी उल्ट जाती है कि जो घर पर आपको वीडियो रीडिंग वगैरह दी जाती है, क्लासरूम में डिस्कशन की जाती है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा-सा मैं और चीज़ें बताऊँ बिल्कुल ईज़ी वे में कि जैसे टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को घर पर एक तरह से डेमोक्रेसी का छोटा-सा वीडियो देखने को कहता है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में टीचर पूरा लेक्चर रिपीट नहीं करता है और बताता है एक तरह से कि व्हाट आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं। तो ये है कि टीचर कुछ आपको एक तरह से घर के लिए देता है जैसे वीडियो या रीडिंग हो सकती है। तो इसमें होते हैं आपके जो फ्लिप क्लासरूम है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओईआर। ठीक है? इसमें क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको कि एजुकेशनल रिसोर्सेज जो ओपन मैनर में एक्सेसिबल और यूजेबल हो, उन्हें क्या कहा जाता है एक तरह से ओईआर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझना है आपने, तो आप देख लीजिए कि जो इग्नू की बुक्स है ना, वो हर कहीं एक तरह से अवेलेबल देखने को मिलती है आपको, मतलब फ्री है, लीगल है, ऐसा नहीं है कोई इल्लीगल है चीज़ें, वैरायटी बहुत सारी है, हर कहीं मतलब कि उसको एक तरह से अवेलेबल है, अब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें एक तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इसमें कोई डाउनलोड कर सकता है और मतलब कि इसकी पहुँच तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है। फिर अगर मान लो आपने कोई भी रिसोर्स है उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है? मान लो बुक कर ली तो इसमें 5 आर माने जाते हैं, जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई रिसोर्स या बुक डाउनलोड की है, सबसे पहले आप क्या करोगे? रिटेन करोगे, उसको अपने नोट्स में बनाओगे। फिर क्या करोगे? रीयूज़ करोगे उसको कि वाइड रेंज ऑफ वेज़, ठीक है? फिर जो आपका नेक्स्ट है रिवाइज़ करोगे, अडैप्ट, मॉडिफ़ाई एंड इम्प्रूव करोगे उसको कि जैसे आपने एक तरह से उसको रीयूज़ कर लिया, फिर से पढ़ लिया, फिर से रिवाइज़ किया। फिर आप क्या करोगे? रीमिक्स करोगे, ठीक है? जैसे कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स के साथ। मान लो जैसे आपकी कोई बुक है, तो आपने कोई और बुक भी देख ली, उसमें भी डेटा देख लिया कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर लास्ट में आप क्या करोगे? रीडिस्ट्रीब्यूट कि अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ये थे आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ कि सबके लिए चीज़ें ओपन हैं, कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? अब हम देखते हैं वर्चुअल लैब्स के बारे में। अब वर्चुअल लैब होती क्या है? इसमें क्या होता है कि इंटरनेट बेस्ड लैबोरेटरी होती है कि जैसे कोई भी छात्र कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए एक तरह से साइंस और इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट घर पर बैठकर या कहीं भी कर सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एनी प्लेस, एनी पेस एंड एनी टाइम, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें होती है और एनी टाइप कैसा भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक तरह से महँगे उपकरणों की ज़रूरत है, मान लो कोई भी आप एक तरह से इक्विपमेंट ले आओ महँगे, वो नहीं है। आपने वर्चुअली चीज़ें करनी है, आपने फ़ोन से चीज़ें वो करनी है, वो चीज़ें हैं इसमें वर्चुअल। और इसमें एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लो एक तरह से एसिड और बेस को मिलाकर आपने न्यूट्रलाइज़ का केमिकल एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप क्या करोगे कि आपको टेस्ट ट्यूब या असली केमिकल जो खतरनाक हो सकते हैं, टीचर की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको केमिकल खत्म हो गया तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएँगे। वर्चुअल लैब में क्या होता है, मतलब कि जो असली लैब में वो चीज़ें होती है कि मान लो आपका टीचर भी चाहिए साथ में, फिर आपको वो केमिकल भी चाहिए। और जो वर्चुअल
लैब में है इसमें क्या होगा, स्क्रीन पर टेस्ट ट्यूब और बीकर 3D एनिमेशन दिखेगा आपको, और माउस को क्लिक करके आप केमिकल को मिलाएंगे और स्क्रीन पर तुरंत उसका रंग बदल जाएगा और आप पीएच वैल्यू उसकी देख लेंगे। तो मोड़ने का मतलब ये है कि वर्चुअल है सारी चीज़ें जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मान लो सपोज़ आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, संसाधन कम लगते हैं इसमें, फिर गलतियाँ करने की आज़ादी होती है कि मान लो गलती भी हो रही है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर होगी तो आपको डाँट पड़ेगी, मान लो आपके नंबर कट जाएँगे, वो थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे अभी बताया मैंने, छात्र घर पर इंटरनेट के थ्रू, फिर क्लाउड सर्वर, वास्तविक लय, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है, जिसका एक तरह से जो मान लो कहीं भी रिमोट एक्सेस है, किसी का घर दूर है, तो वो ऑनलाइन इनको अच्छे से कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तरह से क्या करना है कि साइंस और इंजीनियरिंग को जो उसके सिमुलेशन बेस्ड लैब तक रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है? और जो दूसरा है स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी बढ़ाना है और साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है, ठीक है? मान लो जो आप 3D में कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक तरह से मोटिवेट भी होंगे। फिर जो थर्ड है एक तरह से जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एडिशनल वेब रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर, एनिमेटेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोवाइड करना है थर्ड में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, इतना ज़रूरी तो नहीं है कि आपने ये सभी याद करनी है, पर फिर भी आपको वर्चुअल लैब जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। मान लो आपको स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको कर सको अटेम्प्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। एडुसैट, ये भारत का पहला सैटेलाइट है जिसे एजुकेशन के पर्पस से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये कब भेजा गया था? 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था। किसने भेजा था? इसरो ने भेजा था, ठीक है? कौन सा सैटेलाइट था? जीसैट 3 था, जिसे हम एडुसैट के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है? जैसे मान लो कोई एक तरह से दूर के इलाके में स्टूडेंट है, तो ये क्या करता है, उन गाँवों और पिछड़े इलाकों तक टीवी या इंटरनेट के ज़रिए स्टडी को पहुँचाता है। फिर जैसे एक तरह से लाइव क्लासेस की मदद से बड़े शहरों के अच्छे टीचर्स दूर बैठे गाँव में अ, एक तरह से पढ़ा देते हैं बच्चों को। फिर जो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है, जैसे पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए वीडियो, ऑडियो, ग्राफ़िक्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है इसमें। और इसके जो 2 हिस्से हैं इसमें, ठीक है? जैसे एक तरह से सेमी क्लोज्ड नेटवर्क होता है, जैसे बड़े संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी के लिए होता है जो बहुत एडवांस है, और जो ओपन नेटवर्क होता है जो आम जनता के लिए है, ठीक है? जैसे दूरदर्शन चैनलों के लिए होता है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो लगभग इससे वास्तव में 57,000 स्कूलों और कॉलेजों में मदद मिली है, जहाँ हर साल लगभग 15 मिलियन छात्र एक तरह से इसका लाभ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये भी वैसा ही एक तरह से अंतरिक्ष से चीज़ें आ रही है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना आए। मान लो रिमोट एरिया में बैठा है तो वहाँ पर भी उसकी लर्निंग हो सके, पढ़ाई हो सके और वो आगे बढ़ सके। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपने इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, ताकि आप जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि आपका फीडबैक हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।